दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वज़न कम करने के हार्मोनल एस्पेक्ट्स के बारे में कि कैसे हम वज़न कम करने वाले हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं और तेज़ी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनके बढ़ने से आपका वज़न बढ़ता है और वो कौन से हार्मोन्स हैं जिनके बढ़ने से आपकी बॉडी तेज़ी से फ़ैट को बर्न करती है। इन दोनों ही तरह के हार्मोन्स का सही बैलेंस कैसे बने उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। खासकर अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि 25 की उम्र के बाद में वज़न कम करने वाले हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और 30 की उम्र आते आते इन हार्मोन्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। इसलिए हम देखते हैं कि इस एज के बाद में वज़न बढ़ने की समस्या काफ़ी कॉमन होती है। तो हम वज़न कम करने के हार्मोनल एस्पेक्ट्स को जानने से पहले वज़न कम करने के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हैं। तो दोस्तों, वज़न कम करने का एक रूल हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि योर इनटेक मस्ट बी लेस देन यूजेज, यानी जितना आप खाते हैं वो आपके शरीर के इस्तेमाल से कम होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जो भी आप भोजन खाओगे उससे आपके शरीर को जो एनर्जी या फिर कैलोरी मिलेगी वो आपके शरीर के उपयोग से कम होनी चाहिए। यहाँ पर उपयोग से मेरा मतलब है आपके शरीर की जो टोटल ऊर्जा की खपत है उससे आपका कंजप्शन कम होना चाहिए। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपके पास में एक गुल्लक है जिसमें आप अपनी बचत का पैसा जमा भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकाल भी सकते हैं। अब आप जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से सबसे पहले आप अपने रोज़मर्रा के खर्चे करते हैं। अब रोज़मर्रा के खर्चे पूरे होने के बाद आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे आप गुल्लक में जमा करते जाते हैं, जिससे धीरे धीरे आपकी गुल्लक पैसों से भरती जाती है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी इनकम आपके खर्च के बराबर हो। ऐसे में क्या होगा, आप ना तो गुल्लक में पैसा जमा कर पाओगे और ना ही आपको गुल्लक से पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी गुल्लक में जितना पैसा है वो रिज़र्व रहेगा, ना ही आप उसमें पैसा डाल पाओगे और ना ही आपको पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपकी जो इनकम है वो आपके खर्च से कम हो, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सिस्टम। ऐसे में क्या होगा कि आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए गुल्लक में जो रिज़र्व पैसे आपने रखे थे उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा, जिससे स्वाभाविक है कि गुल्लक के पैसे धीरे धीरे खर्च होने लगेंगे और आपके खर्च ऐसे ही चलते रहे तो आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी कीमती चीज़ें तक बेचनी पड़ सकती है। दोस्तों, ठीक यही चीज़ अपनी बॉडी के साथ भी अप्लाई होती है। जब हम इतना ज़्यादा खाते हैं, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, जिससे हमारे शरीर की टोटल ऊर्जा की खपत की पूर्ति होने के बाद भी आपके पास में एक्स्ट्रा कैलोरी या फिर ऊर्जा बच जाती है तो फैट के रूप में जमा होने लगती है। इसका जस्ट अपोजिट जब हम शरीर की ज़रूरत से कम खाते हैं, यानी जितनी ज़रूरत हमारे शरीर को है उससे भी कम खाते हैं, तो आपका वज़न कम होने लगता है। क्योंकि शरीर की एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए शरीर में जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट के रूप में, उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी कर लेती है और वज़न कम होने लगता है। लेकिन क्या वज़न कम करना सिर्फ कैलोरी इन और कैलोरी आउट तक ही सीमित है? नहीं दोस्तों, ये तो बेसिक फंडामेंटल्स है। ये नियम वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है। इसके बिना आप वज़न कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये करके भी आप अपना वज़न इफ़ेक्टिवली कम नहीं कर पाओगे। कुछ एडवांस हार्मोनल एस्पेक्ट्स को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कैलोरी डेफिसिट में भी नहीं जा सकते हैं, आप अपनी भूख को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वज़न कम करने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनके जाने बिना आप वज़न कम नहीं कर पाओगे। जैसे आपके कब, क्या और कितना खाने से कौन से हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं जो सीधा वज़न बढ़ाने और घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल, फैट बर्निंग और आपके बिहेवियर तक को प्रभावित करते हैं। तो कौन से हार्मोन्स हैं जो वज़न बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो कौन से हार्मोन्स हैं जो वज़न कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी फैट बर्निंग के लिए जवाबदार होते हैं, और वो कौन से हार्मोन हैं जो वज़न घटाने में, फैट बर्निंग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसमें पहले दो हार्मोन्स आते हैं, वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन। दोस्तों, ये दो हार्मोन्स मिलके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं और ब्लड शुगर लेवल का रेगुलेशन स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है फैट बर्निंग से।
दोस्तों ये दो हॉर्मोन्स पैनक्रियास में बनते हैं। इन दोनों के फंक्शंस बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब देखिए, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। अगर हम स्टार्च या फिर शुगरी मटेरियल खाएंगे तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ेगा और लंबे समय तक बढ़ा रहेगा। और हमारे शरीर का एक काम होता है ब्लड शुगर लेवल को एक सर्टन रेंज में बनाए रखना। अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो ये भी हमारे शरीर के लिए ख़तरनाक होता है, और नॉर्मल से कम होना भी हमारे शरीर के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो जैसे ही हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, इस बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन ब्लड में रिलीज़ होता है, जो ब्लड में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और फैट में कन्वर्ट करता है और आपके बॉडी सेल्स में, टिश्यूज़ में स्टोर करता है। ये इंसुलिन के काम करने का तरीका होता है, इसलिए इंसुलिन को स्टोरेज हार्मोन भी कहा जाता है। अब दोस्तों, एक बार आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और लंबे समय तक जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो फिर बारी आती है ग्लूकागोन हार्मोन की। फिर ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल बनाए रखता है ताकि आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली ऊर्जा मिलती रहे। दोस्तों, ग्लूकागोन हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज में तोड़ता है और ब्लड में भेजता है। इसके अलावा फैट को तोड़कर भी ग्लूकोज में बदलता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ पर ग्लूकागोन हार्मोन स्टोर्ड एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में भेज रहा है ताकि आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहे। एनर्जी की ज़रूरत अगर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा रही, आपके पास में फूड नहीं है या फिर आप लंबी फास्टिंग करते हैं, तो इमरजेंसी में मसल्स प्रोटीन को भी तोड़ा जाता है और ब्लड में भेजा जाता है और बॉडी द्वारा एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आपका वज़न कम होने लगता है। लेकिन दोस्तों, हमें इतनी लंबी फास्टिंग भी नहीं करनी है कि हमारी बॉडी को मसल्स तक तोड़ने पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ ही गई होगी कि फ़ैट अगर आपको बर्न करना है तो इंसुलिन को कम रखना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है और ग्लूकागोन एक फ़ैट बर्निंग हार्मोन है, इसलिए ग्लूकागोन को ज़्यादा रखना है। तो इंसुलिन को कम और ग्लूकागोन को ज़्यादा रखने का एक ही तरीका है, फास्टिंग यानी उपवास, साथ ही फ्रीक्वेंट ईटिंग बंद करना, यानी एक बार खाने के बाद में बार बार नहीं खाना, हर 2 घंटे में खाने की आदत बंद कर देना। दोस्तों, जब आप फास्टिंग करोगे और फ्रीक्वेंट ईटिंग बंद कर दोगे तो बार बार ग्लूकोज स्पाइक नहीं करेगा और स्टोरेज हार्मोन इंसुलिन भी कम रहेगा, और इंसुलिन जब कम रहेगा तो ग्लूकागोन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फिर आपकी बॉडी स्टोर्ड एनर्जी जैसे फैट का यूज़ करेगी और आपका वज़न कम होते जाएगा। अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने शरीर को भूखा रखना है। आपको जस्ट करना क्या है कि दिन में 3 बार खाना है, और आइडियली कहा जाए तो सिर्फ 2 बार खाना है। एक बार भरपेट भोजन खाने के बाद में आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग नहीं करनी है, यानी बार बार कुछ भी नहीं खाना है, ना ही कुछ पीना है, चाय वगैरह कुछ भी नहीं। ये चीज़ करने से अगर आप फैट बर्निंग करना चाहते हो तो आप इन 2 हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। दूसरा हार्मोन है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन। दोस्तों, ये हार्मोन अर्ली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जवाबदार होता है। इस हार्मोन का एक्शन बहुत ही तेज़ होता है। ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आपके ब्लड में पहुंचता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। इसका काम होता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जनरेट करना। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन करो आप एक जंगल में घूम रहे हैं और अचानक से आपके सामने शेर आ जाता है। अब आपके पास में 2 ही रास्ते हैं, या तो आप शेर से लड़ लो या फिर वहाँ से भाग जाओ। अब इन दोनों ही कंडीशंस में आपके बॉडी को बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऐसे में क्या होगा, तुरंत आपके ब्लड में एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होगा, और इस हार्मोन का एक्शन इतना क्विक होता है कि तेज़ी से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ हो जाता है, आपकी सांसें तेज़ हो जाती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मांसपेशियाँ पूरी तरह से एक्शन के लिए तैयार हो जाती है। इस समय आपकी बॉडी जितने अलग अलग सोर्सेस से एनर्जी बटोर सकती है, बटोरने की कोशिश करती है। अब ये हार्मोन ना सिर्फ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए, बल्कि जब भी आप कोई हाई प्रेशर सिचुएशन में आते हैं तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो आपको इमीडिएट एक्शन के लिए तैयार करता है। जैसे इंटेंस एक्सरसाइज के दौरान, एनर्जी और एंजाइटी के समय, सडन शॉक और सडन सरप्राइज़ के समय, और जब भी आप लंबी फास्टिंग करते हैं तब भी ये हार्मोन कुछ मात्रा में आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है और एनर्जी जनरेट करने में मदद करता है।
हालांकि यह हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस में हमें लड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन हम इसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटेंस एक्सरसाइज करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा 16 आवर्स की अगर आप फास्टिंग करते हैं तब भी इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और जैसे मैंने बताया, ये हार्मोन्स बहुत ही तेज़ी से आपके बॉडी में एनर्जी को जनरेट करता है। तो एनर्जी जनरेट जब होती है तो आपका वेट लॉस करने में इससे आप मदद ले सकते हैं। तीसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। दोस्तों ये हार्मोन भी एक स्ट्रेस हार्मोन है। दोस्तों ये हार्मोन फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इस हार्मोन का एक्शन बहुत ही लेट होता है। ये स्लोली एक्ट करता है और लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखता है। ये क्रोनिक स्ट्रेस से संबंधित होता है। जैसे अगर आप लंबे समय तक किसी बात की चिंता, तनाव और टेंशन में होते हैं तो ये हार्मोन हमारे शरीर में कंटिन्यूसली हाई होता है। इस हार्मोन का प्राइमरी फंक्शन होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी शरीर में ग्लूकोज को बनाना और आपके ब्लड शुगर लेवल को कंटिन्यूसली हाई रखना। एक्चुअली जब हम लगातार तनाव में होते हैं तो हमारी बॉडी ये समझती है कि भविष्य में कोई खतरा आ सकता है और खतरे से लड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए हमारी बॉडी भविष्य में आने वाले खतरे से लड़ने के लिए तेज़ी से एनर्जी को स्टोर करने लगती है, यानी फैट को जमाने लगती है। मसल्स प्रोटीन को तोड़कर भी फैट में जमाने लगती है। दोस्तों फैट गेन और कॉर्टिसोल के प्रभाव को आप कुशिंग सिंड्रोम के उदाहरण से समझ सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम वाले व्यक्ति के शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार हाई रहता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति के शरीर में जो मसल्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और फैट में बदलने लगते हैं और हमारी बॉडी में ही स्टोर होने लगते हैं, जिससे आपका बेली फैट बढ़ते जाता है। अब कॉर्टिसोल ज़्यादा रहने से आप देखोगे कि फैट तो बढ़ेगा, लेकिन स्पेशली आपके बेली एरिया में बढ़ेगा, क्योंकि बेली एरिया से एनर्जी लेना आसान और क्विक होता है कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट से एनर्जी लेना। इसलिए हमें कॉर्टिसोल हार्मोन को कम से कम रखना चाहिए, बिकॉज कॉर्टिसोल हार्मोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैट स्टोरेज हार्मोन है। अगर कॉर्टिसोल हार्मोन को कम रखना है तो हमें स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कम रखने के लिए आप मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ये सब एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। अगला फैट बर्निंग हार्मोन है एडिप्टोनेक्टिन। दोस्तों एडिप्टोनेक्टिन हार्मोन एडिपोसाइट्स यानी फैट सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों ये हार्मोन हमारे बॉडी सेल्स को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाता है, यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। दोस्तों जो ओवरवेट होते हैं उन्हें सम डिग्री ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही है, जिससे उनके बॉडी सेल्स इंसुलिन को रोकने लगते हैं, तो बॉडी इफ़ेक्टिवली ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पाती है। और ग्लूकोज जब इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज नहीं होता है तो आपकी कैलोरी भी बर्न नहीं होती है, जिससे आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं और आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आपका वज़न बढ़ते जाता है। साथ ही जब आपके बॉडी सेल्स ग्लूकोज को इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि सेल्स द्वारा इंसुलिन को रोक दिया गया है। अब जब आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो पेनक्रियास तक लगातार यह गलत सिग्नल जाता है कि ब्लड शुगर लेवल हाई है, इसलिए पेनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन को आपके ब्लड में पंप करती है। और जैसे कि हमें पता है इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है, एक्सेस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है, सो इससे आपका वज़न बढ़ते जाता है। सो एडिप्टोनेक्टिन हार्मोन आपके बॉडी सेल्स को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बनाता है, जिससे आपके बॉडी सेल्स ग्लूकोज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। और जब ग्लूकोज का इफ़ेक्टिवली यूज़ होता है तो आपका वज़न भी कम होने लगता है। साथ ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ने से आप हमेशा एनर्जेटिक भी रहते हैं। दूसरा, एडिप्टोनेक्टिन हार्मोन फैट के ऑक्सीडाइजेशन को प्रमोट करता है, जिससे आपकी बॉडी एनर्जी के लिए फैट का ही इस्तेमाल करती है, जो अगेन वेट लॉस को प्रमोट करता है। अब इस हार्मोन को इन्फ्लुएंस करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, फाइबर रिच डाइट लेनी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीज़ें खानी है, साथ ही शुगर, स्टार्च और अल्ट्रा प्रोसेस फूड को खाना बंद कर देना है। अगला फैट बर्निंग हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा जो टीनेजर्स होते हैं या जिनकी एज 25 से कम होती है वो अक्सर आपको स्लिम मिलेंगे, उनका वज़न उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और जैसे ही आप 25 की उम्र को क्रॉस करते हैं आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 25 की उम्र के बाद में धीरे धीरे ग्रोथ हार्मोन में कमी आती है और 30 से 40 की उम्र के बाद में इसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है, क्योंकि 25 की उम्र तक हमारे शरीर का डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है।
और जब भी हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो ग्रोथ हार्मोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ फैट एनर्जी का यूज़ किया जाता है मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, टूट फूट की रिपेयरिंग के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए। इसलिए ग्रोथ हार्मोन की उपस्थिति में लिपोलिसिस यानी फैट के टूटने की प्रोसेस तेज़ी से होती है। दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन एक एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है जिसे हार्मोन सेंसिटिव लिपेज एंजाइम कहा जाता है और ये एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को तोड़ के फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज़ करता है जिसको हमारी बॉडी द्वारा एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे आपका फैट लॉस होता है और वज़न कम होता है। अब ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन को 2000% तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, एक्सरसाइज करके भी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाया जा सकता है। फास्टिंग और एक्सरसाइज करने से ग्रोथ हार्मोन इसलिए बढ़ता है क्योंकि फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी हीलिंग का काम करती है, टूट फूट की रिपेयरिंग का काम करती है, हमारी बॉडी का सीक्वेंसिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसके लिए ग्रोथ हार्मोन की आवश्यकता होती है और ग्रोथ हार्मोन द्वारा इन सभी चीज़ों के लिए फैट एनर्जी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से भी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाया जा सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी में मसल्स टूटते हैं, इंटरनल माइक्रो डैमेजेस होते हैं जिनकी रिपेयरिंग के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे आपकी फैट एनर्जी बर्न होती है। अगले दो हार्मोन हैं लेप्टिन और ग्रेलिन। दोस्तों, लेप्टिन हार्मोन आपके बॉडी में फैट सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये हमारी भूख को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी फैट सेल्स में फ़ैट को स्टोर करती है और जब फैट सेल्स तृप्त हो जाते हैं, सेल्स में फ़ैट पूरी तरह से स्टोर्ड हो जाता है, तो उन फैट सेल्स द्वारा लेप्टिन हार्मोन को ब्लड में भेजा जाता है। अब ब्लड के द्वारा ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल भेजता है कि खाना बंद करो, हमारे पास में इनफ एनर्जी है। सो हमारा ब्रेन ये सिग्नल रिसीव करता है और हम खाना बंद कर देते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसके बॉडी में फ़ैट भी ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके शरीर ने ज़्यादा लेप्टिन प्रोड्यूस करना चाहिए और उसको भूख कम लगनी चाहिए। लेकिन होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। हम देखते हैं कि मोटे व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि मोटे लोगों में लेप्टिन हार्मोन ज़्यादा बनता है। लेकिन लेप्टिन हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस भी होने लगता है जिससे हमारा ब्रेन लेप्टिन हार्मोन के सिग्नल को रिस्पॉन्स देना ही बंद कर देता है, जिससे हमारे ब्रेन को ये पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे पास में पर्याप्त ऊर्जा है और हमको खाना बंद करना चाहिए, जिससे लगातार हमको फूड की क्रेविंग होने लगती है और हम ओवर ईटिंग भी करने लगते हैं। अगर आपको लेप्टिन रेजिस्टेंस है तो फिर चाहे आप में कितना भी विल पावर हो, आप अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। अब लेप्टिन रेजिस्टेंस से बचने का और लेप्टिन हार्मोन्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाने का एक ही उपाय है कि आपको अपने बॉडी फैट को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको हेल्दी फैट कंज्यूम करना है, जैसे घी, एवोकाडो, नट्स। ये भी लेप्टिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में मदद करते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज आपको करनी है, जैसे रनिंग और रोप स्किपिंग। ये भी लेप्टिन रेजिस्टेंस को फिक्स करने में मदद करती है। लास्ट हार्मोन है ग्रेलिन। दोस्तों, ग्रेलिन हार्मोन आपको ये फील करवाता है कि आपके पास में एनर्जी की कमी है और आपको अभी फूड खाना चाहिए। ये हमारे स्टमक में बनता है और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है और आपको फूड खाने के लिए प्रमोट करता है। इसलिए जब हम भूखे होते हैं तो हम देखते हैं कि पेट ग्रोलिंग करने लगता है, जिसे पेट में चूहे कूदना बोलते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब हम हमारी लाइफस्टाइल में कुछ गलतियां करते हैं जिससे ग्रेलिन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, जिससे हम ज़्यादा खाने लगते हैं, जैसे अच्छी नींद ना लेना, डाइट में स्टार्च, अल्ट्रा प्रोसेस फूड और रिफाइंड फूड का ज़्यादा होना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना जो कॉर्टिसोल के साथ साथ में ग्रेलिन को भी बढ़ाता है, जिससे आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, डाइट में फाइबर और सैलेड की कमी होना। तो इन चीज़ों को फिक्स करके भी आप ग्रेलिन हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी मैंने वेट लॉस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनको जाकर भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो से संबंधित आपके जो भी क्वेश्चंस है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर